हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और नोट्स बराबर बना रहे होंगे। आज हम पॉवर्टी से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं उन सभी को एक-एक करके सबके आंसर लिखेंगे और उसके पहले एक न्यूज़ आई थी, उसका एक मॉडल क्वेश्चन है। पहले वो करेंगे, उसके बाद हम पॉवर्टी वाले सेक्शन को करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हाल के दिनों में उत्पन्न कोयला संकट की वजह से कई सारे न्यूज़ में कई सारे आर्टिकल आए जिसमें बताया कि किस तरह से कोयला की कम आवाजाही या कम उत्पादकता की वजह से भारत के विकास में किस तरह से बाधा उत्पन्न हो सकती है। उससे रिलेटेड कई सारे आर्टिकल आए और उसी आर्टिकल में एक आर्टिकल था जिसमें लिखा था कि क्या भारत को ऊर्जा मंत्रालय की आवश्यकता है। तो मैंने एक मॉडल क्वेश्चन तैयार किया है जो है कि भारत को ऊर्जा मंत्रालय की आवश्यकता है क्यों? विगत ऊर्जा चुनौतियों को स्पष्ट कीजिए। तो हमने आंसर में लिखा है, भारत एक निरंतर विकासशील देश है जो विश्व में अग्रणी शक्ति बनने की राह पर चल रहा है, जिसके लिए उसे ऊर्जा की खासा जरूरत होगी। तो ये हमने बता दिया कि विकासशील देश है और ये इतना विकास अभी क्या है, बहुत विश्व में अग्रणी शक्ति बनने के लिए विकास कर रहा है, जिसके लिए उसे ऊर्जा की खासा जरूरत होगी। ये खासा जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि महामारी के बाद से सरकार के स्टिमुलस पैकेज जारी होने के बाद बहुत सारी, क्योंकि इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी थी, बहुत सारे कारखाने में जो है मजदूरों को निकाल दिया गया, उनके रोजी रोटी और हर प्रकार से सब जगह से पूरा प्रोडक्शन ही बंद हो गया, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था बहुत माइनस में चली गई। तो उस अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए गवर्नमेंट ने स्टिमुलस पैकेज जारी किए, ताकि जो इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं, जो कारखाने बंद हो गए हैं, उनको फिर से सुचारू रूप से वर्किंग में लाया जाए। तो गवर्नमेंट ने स्टिमुलस पैकेज जारी किए और कई सारी सब्सिडीज प्रोवाइड की ताकि वो कारखाने और इंडस्ट्री फिर से चलने लगे। तो उसके लिए ऊर्जा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता हुई और आज कंडीशन ये है कि जो पहले जिस गति से वो काम कर रहे थे उससे अब डबल काम कर रहे हैं। इसलिए क्या हुई, उन ऊर्जा की आवश्यकता में वेग उत्पन्न हुआ। मतलब अब खपत एनर्जी ज़्यादा खपत कर रहे हैं इंडस्ट्री वगैरह, जिससे भारत में बुनियादी ढांचा मजबूत करने और रोजगार सृजन तथा विनिर्माण क्षमता प्रदान करने के लिए ऊर्जा की सुरक्षा की आवश्यकता वर्तमान में निरंतर बनी हुई है। मतलब जितनी ज़्यादा एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है उसके लिए हमें क्या करना है, हमें अब उसको सुचारू रूप से निरंतर बनाए रखने के लिए क्या करना है कि विनिर्माण क्षमता या उसका जो बुनियादी ढांचा है उसको मजबूत करना है। और जब ये मजबूत करेंगे तो रोजगार का सृजन हो और उसमें कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पड़ सकते हैं, जिससे ये इलेक्ट्रिसिटी या ऊर्जा की आवश्यकता को वो हम प्रोवाइड करा पाएँ। आगे हम लिखा है कि ऊर्जा सुरक्षा को एक किफ़ायती मूल्य पर ऊर्जा स्रोतों की निर्बाध उपलब्धता के रूप में परिभाषित किया गया है। ये डेफिनेशन है ऊर्जा सुरक्षा क्या है। ये हमने उसी से ली थी, मतलब आर्टिकल से ली थी। उद्योगों की लगातार बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए विद्युत मंत्रालय प्रतिबद्ध है। अभी आगे देखना कि विद्युत मंत्रालय आ गया यहाँ पे। लेकिन विगत दिनों विद्युत मंत्रालय के द्वारा ताप विद्युत संयंत्रों के अपर्याप्त कोयले की वजह से बंद होने की आशंका जताई थी, जिसमें कोयले की अपर्याप्त अनुपलब्धता को उजागर किया था। ये वही न्यूज़ है, अभी करंट में काफ़ी चर्चा में था कि कोल क्राइसिस हो सकता है, इसमें ब्लैकआउट होने की जैसी समस्या है। पंजाब हुआ, दिल्ली हुआ, जहाँ पर इसकी समस्या, कोल क्राइसिस की समस्या खासा देखने को मिली। कोयला आपूर्ति की सुनिश्चित
आपूर्ति को सुनिश्चितता कोयला मंत्रालय की जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। यहाँ कोयला मंत्रालय है, यहाँ पर विद्युत मंत्रालय है। विगत दिनों कोयला मंत्रालय तथा विद्युत मंत्रालय ऊर्जा की भारी कमी के चलते एक दूसरे पर दोषारोपण करते नजर आए। इस तरह से नजर आए कि विद्युत मंत्रालय ने कहा कि कोयला मंत्रालय हमारे लिए कोयला प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है। कोयला मंत्रालय ने कहा कि आप हमें उतना बजट दीजिए, क्योंकि उन्हें बजट की आवश्यकता है। और विद्युत मंत्रालय ने कहा कि जो डिस्कॉम कंपनियां हैं वो घाटे में चल रही हैं, तो हमारे पास उतना बजट नहीं है। इस वजह से ये सब दोषारोपण चलते रहे और परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि भारत की प्रगति में बाधा उत्पन्न हुई और बहुत सारे भारत की प्रगति में बाधा उत्पन्न हुई, जिससे निपटने के लिए भारत को लगता है कि एक अलग स्वतंत्र मंत्रालय की जरूरत महसूस हुई, जो विद्युत उत्पादन से संबंधित अन्य मंत्रालयों के बीच, अन्य मंत्रालय कौन कौन से हो सकते हैं, इसमें परिवहन मंत्रालय हो सकता है, रेल मंत्रालय हो सकता है, कोयला मंत्रालय हो सकता है। इसमें सरकारी अधिकारी और मंत्रालयों के अधीन जो भी राजनीतिज्ञ हैं, उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन स्थापित कर सके, एक ऐसे मंत्रालय की आवश्यकता है जिससे विद्युत आपूर्ति या ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। और ये मंत्रालय का काम क्या रहेगा कि इनके बीच में एक कोऑर्डिनेटर का काम करेगा ये। तो विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान में कई सारी चुनौतियां भारत के सामने उजागर हुई। ये कौन कौन सी चुनौतियां, हम उनको देखते हैं अभी। पहली चुनौती है नीतिगत चुनौती। नीतिगत चुनौती मतलब कि नियामक और पर्यावरणीय मंजूरी के कारण खनन प्रक्रिया में देरी होती है। ये तो पता ही है कि नियामक और पर्यावरणीय, क्योंकि जहाँ पर कोयला है वहाँ पर या तो खनन के लिए मंजूरी लेने में पता चला कि कई साल लग गए, जिससे कोयला आपूर्ति बाधित होती है। नियामक और भी कई सारी समस्याएं, जैसे वहाँ रह रहे इस लोकल लोग कभी कभी इस चीज़ का विरोध भी कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे पर्यावरण को नुकसान होता है और बहुत से और कई सारे नुकसान होने की वजह से वहाँ पे ये सब बाधाएं उत्पन्न होती हैं, जिससे कोयला आपूर्ति बाधित होती है। ठीक है, जिसमें लिखा है आवश्यक अंतर्राष्ट्रीय निवेश आकर्षित करने में विफलता। ये एक्चुअली में यहाँ पे आएगा आर्थिक चुनौतियों में, तभी इसको यहाँ से मैंने काटा नहीं, इसको यहाँ से लिख रहने दो। नेक्स्ट है बुनियादी ढांचा और कौशल संबंधी चुनौतियाँ। तो ये मैंने बता दिया, परिवहन एक बुनियादी ढांचे का अभाव है। कुशल जनशक्ति की भारी कमी है। कुशल जनशक्ति, इसमें कौशल युक्त जनशक्ति की बहुत ज़्यादा कमी है। परिवहन में रेल मंत्रालय भी है और सड़क से भी जो परिवहन होता है वो भी है, क्योंकि एक निश्चित समय होता है। एक जो ताप विद्युत संयंत्र है उनके पास एक निश्चित स्टॉक रहता है। अगर वो स्टॉक मान लो खत्म हो गया तो परिवहन के थ्रू ये कोयला की आपूर्ति की जाती है। मान लो किसी तरह से ये मंत्रालय या परिवहन की बुनियादी ढांचा किसी भी तरह से कमजोर होता है तो ये आपूर्ति बाधित होगी, जिससे क्या होगा कि हमारे यहाँ विद्युत उत्पादन में कमी आ जाएगी। नेक्स्ट है आर्थिक चुनौतियाँ। बढ़ती ईंधन सब्सिडी और बढ़ता CAD अर्थव्यवस्था के लिए कठिन परिस्थितियाँ पैदा करता है। इसको समझेंगे कि जो डिस्कॉम कंपनियां हैं, हमारी गवर्नमेंट क्या करती है कि उपभोक्ता या सामान्य जन समूह को क्या करती है कि वो सब्सिडी प्रोवाइड कराती है। और डिस्कॉम कंपनी के पास क्या होता है कि इन सब्सिडी की वजह से कम पैसा आता है या वो कम पैसा वसूल पाते हैं। ये भी होता है कि बढ़ती ईंधन सब्सिडी की वजह से इसकी खपत बढ़ने लगी है। खपत बढ़ने लगी मतलब कि सस्ते में मिल रहा है तो उसका ज़्यादा उपयोग हो रहा है, बेवजह उपयोग भी हो रहा है, कहीं कहीं तो इसका वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो रहा है।
बढ़ता CAD अर्थव्यवस्था के लिए कठिन परिस्थितियां पैदा कर रहा है। ये CAD के बारे में आप मुझे गूगल करके बताइएगा कमेंट में, ये क्या होता है। नेक्स्ट हमने लिखा है कि कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस की अपर्याप्त आपूर्ति, जो क्या है, आर्थिक चुनौतियों का ही एक कारण है। और साथ में हमने क्या लिखा है, आर्थिक चुनौती में क्या लिखना है कि आवश्यक अंतर्राष्ट्रीय निवेश आकर्षित करने में विफल है। क्यों विफल है? क्योंकि हमारे पास बुनियादी ढांचा नहीं है। सब्सिडी इतनी ज़्यादा देते हैं कि डिस्कॉम कंपनी भी घाटे में चल रही है, और इन सब वजहों से जो FDI है वो आता ही नहीं है इंडिया में। उपर्युक्त चुनौतियों को कम करने के लिए एक समर्पित ऊर्जा मंत्रालय की आवश्यकता है, जिसकी जवाबदेही अन्य मंत्रालयों के साथ समन्वय स्थापित करना है, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सही है। नवीन और अनवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय को ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने की बड़ी भूमिका दी जानी चाहिए, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है सबको। ऊर्जा क्षेत्र को एक संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए, ताकि भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को समय पर पूरा किया जा सके। ऊर्जा मंत्रालय अन्य मंत्रालयों के कामकाज में ज़्यादा हस्तक्षेप किए बिना उनके बीच तालमेल बना सके, जिससे भारत की प्रगति सुनिश्चित हो सके और पर्याप्त मात्रा में विद्युत उत्पादन हो सके, और विद्युत ऊर्जा की जो डिमांड है उसको समय पर पूरा किया जा सके। आई होप आपको ये मॉडल क्वेश्चन और ये आंसर पसंद आया होगा, तो उसको वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू। यहाँ इस टेबल में दोस्तों डायरेक्ट लिंक दी हुई है, जिससे आपको NCERT पूरा सेट चाहिए, आपको 6 to 12 ऑल सब्जेक्ट का सेट चाहिए। तो फर्स्ट वाली जो लिंक है आप उसको डायरेक्ट कॉपी करिए, और आपका जो जहाँ पर आप वेबसाइट को नाम लिखते हैं, जहाँ पर आप कोई भी क्रोम में, गूगल क्रोम में या सफारी में, कहीं पर भी जो भी आपका सर्च इंजन है वहाँ पे आप इसको डायरेक्ट पेस्ट करके आपको अमेजन का डायरेक्ट लिंक, ये बुक का पेज ही ओपन हो जाएगा। तो ये कई सारी इम्पोर्टेंट बुक हैं जो हर UPSC एस्पिरेंट के पास ये बुक होनी चाहिए और इनको पढ़ना चाहिए। और इन सभी बुक्स की सामने सभी की एक ईजिली एक्सेसिबल लिंक दी हुई हैं, जिन पे आप जाके इनको डायरेक्ट आप बाय कर सकते हैं, और ये बुक्स आप खरीद ले लीजिए, और आपको इसके बाद कोई भी दूसरी बुक लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अभी अब आगे हम लोग पॉवर्टी से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं उनको हम उनके आंसर के साथ लिखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, ये बुक्स आप जितनी जल्दी हो अपने पास लीजिए, जो भी बिगिनर हों या पहले ले चुके हैं, तो इनमें से चेक कर लीजिए कौन कौन सी बुक आपको लेनी है। क्वेश्चन है, गरीबी उन्मूलन की एक अनिवार्य शर्त गरीबों को वंचितता के प्रक्रम से विमुक्त कर देना है। उपयुक्त उदाहरण प्रस्तुत करते हुए इस कथन को पुष्ट कीजिए। तो इसकी शुरुआत हम एक सर्वे से करेंगे या एक समिति की रिपोर्ट के अनुसार करेंगे। रिपोर्ट से करेंगे कि 2009 में प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर या तेंदुलकर समिति ने गरीबों के आकलन पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके अनुसार गरीबी एक बहुआयामी अवधारणा है, जिसे वंचितता के प्रक्रम से विमुक्त करने के लिए, ये जो लाइन लिखी है हमने, वंचितता के प्रक्रम से विमुक्त करने देने के लिए क्या है कि एक्चुअली में गरीबी है क्या? गरीबी क्या है? मतलब बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं से वंचित रहना। वो बुनियादी मानवीय आवश्यकताएं क्या है? जैसे भोजन है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, पोषण है, आवास है, रोजगार है इत्यादि की आवश्यकता है। जीवन की कुछ निर्दिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति से वंचित रहने से गरीबी विकराल रूप ले लेती है। तो क्या है यहाँ पे? जो मानवीय आवश्यक वस्तुएं हैं या
बुनियादी मानवीय आवश्यकता है, जैसे भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, रोजगार, अगर ये नहीं है तो क्या है? गरीब है। जिस व्यक्ति के पास ये सब चीज़ें नहीं है और उससे वो कहीं ना कहीं वंचित है, तो वो क्या है? गरीब है। और इन सबसे वंचित ज़्यादा देर वंचित रहने से या ज़्यादा इनकी पूर्ति ना हो पाने से वो क्या होता है? गरीब विकराल रूप ले लेती है, जो वर्तमान में कोविड महामारी के बाद बढ़ी है, जिससे एक गरीब घोर गरीब हो गया है। घोर गरीब मतलब कि अभी तक तो जैसे तैसे करके गुजर बसर कर ही रहा था, अब उसके पास वो अभी इतना सक्षम नहीं है कि वो खाने तक के लिए अपने न्यूनतम मात्रा में भोजन भी उपलब्ध कर सके अपने खुद के लिए। मतलब उसको अब जीवन जीने के लिए, जीवन निर्वाह करने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है। तो घोर गरीबी क्या है? एक ऐसी स्थिति है जहाँ एक व्यक्ति अपनी सबसे बुनियादी ज़रूरत, उसको आप अंडरलाइन करना, सबसे बुनियादी ज़रूरत को पूरा करने में असमर्थ होता है। जैसे कि क्या? जीवित रहने के लिए न्यूनतम मात्रा में भोजन करना। मतलब ये उनको जो न्यूनतम मात्रा में भोजन करना सिर्फ जीवित रहने के लिए आले पड़ा है, मतलब जिंदा रहने के लिए आले पड़ा है यहाँ पे। तो क्या है? वो घोर गरीब है। और कोविड-19 के बाद से ये समस्या सबसे ज़्यादा देखी गई है। और यही वजह है कि भारत इंडियन गवर्नमेंट ने खाद्य सुरक्षा योजना और कई सारी ऐसी स्कीम लागू की कोविड के समय पे, जैसे वन कार्ड वन राशन जैसी सुविधाएं प्रोवाइड की गई, ताकि जो भी प्रवासी मजदूर होते हैं जिनको पैसा कमाने के लिए या अपनी जीविका गुजर बसर करने के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, पैसे कमाने के लिए उन्हें शहर में पलायन करना पड़ता है, शहर की ओर पलायन करना पड़ता है। तो उनके लिए जब महामारी का टाइम था, तो उनके लिए वो सब कुछ, जो भी वो मजदूरी कर रहे थे या कहीं पर जॉब कर रहे थे, सब कुछ छोड़ के आना पड़ा। और उससे हुआ ये कि जो पहले गरीब थे वो घोर गरीब हो गए। नेक्स्ट लिखा है हमने कि कोविड महामारी के पहले योजना आयोग के अनुसार, मतलब ये क्वेश्चन जो है 2016 में आया था, तो हमने क्या लिखा है? 2016 के अनुसार ये लिख रहा है इसको कि योजना आयोग के अनुसार 22% जनसंख्या अत्यधिक गरीबी भरे जीवन जीने के लिए विवश है। जो वर्तमान में ये आंकड़ा बहुत बढ़ गया है। ये अभी अभी रिसेंट में एक न्यूज़ आई है, जनसत्ता ऑनलाइन न्यूज़, जिसके ऊपर राहुल गांधी ने अभी ट्वीट भी किया है। मैं आपको ट्वीट भी बताऊंगा क्या है। तो जनसत्ता ऑनलाइन न्यूज़ के अनुसार कोविड महामारी के पहले जो 22% जनसंख्या गरीबी भरे जीवन में जीने के लिए विवश थी, अब वर्तमान में वो आंकड़ा बहुत बढ़ गया है। और इस जो जनसत्ता ऑनलाइन की जो रिपोर्ट है, इसमें आप बड़े आसानी से इसको आप गूगल करिए और इसके बारे में थोड़ा सा पढ़िए, और आपको उसमें पता चलेगा कि आज की कंडीशन क्या है, मतलब 2021 में क्या कंडीशन बनी है। आगे हमने लिखा है वर्ष 2030 में सतत विकास लक्ष्य नंबर 1, वो क्या है? गरीबी को पूर्णतः समाप्त करना। तो यहाँ लिखो गरीबी को पूर्णतः समाप्त करने का जो लक्ष्य है वो भारत ने लिया है। भारत में कई सामाजिक कार्यों को गति प्रदान की गई। क्यों प्रदान की गई? क्योंकि हमें गरीबी में ये 2030 तक सतत विकास लक्ष्य 1 को प्राप्त करना है। लेकिन वर्तमान में एक बहुत बड़ी आबादी गरीबी के दुष्चक्र में फंसी हुई है। ये वही है कि महामारी के बाद एक बहुत बड़ा जन समुदाय या जो निम्न मध्यम वर्ग का समुदाय था, वो अब क्या हो गया है? वो अब गरीबी की श्रेणी में आ गया है, और जो गरीब था वो घोर गरीब हो गया है। ठीक है, तो दुष्चक्र में फंसी हुई है। आगे क्या लिखा है कि गरीबी न केवल भौतिक अभाव बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे कि बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, सामाजिक बहिष्कार इत्यादि
जैसे कई रूपों को अपने में समाहित करती है। बेरोजगारी को मैंने बता ही दिया कि महामारी के कारण बहुत से लोगों ने जो पलायन कर चुके थे अब वो वापस से पलायन किया उनने। स्वास्थ्य, उनके पास खाने पीने के लाले पड़ रहे हैं तो उनके स्वास्थ्य और पोषण में गिरावट आई है। महामारी के कारण स्कूल, कॉलेज, शिक्षा संस्थान पूरी तरह से बंद हो गए, इसलिए उनकी शिक्षा में कमी आई है। सामाजिक बहिष्कार इसलिए भी हुआ है क्योंकि ये महामारी में सोशल डिस्टेंसिंग का जो कॉन्सेप्ट आया, मेरे ख्याल से सोशल डिस्टेंसिंग ना करके उसको फिजिकल डिस्टेंसिंग करते तो ज़्यादा बेटर था। सोशल मतलब सामाजिक, डिस्टेंसिंग मतलब अलग अलग रहना, और फिजिकल मतलब दूरी बना के रहना, पर्सन टू पर्सन। ठीक है, सामाजिक बहिष्कार ने भी इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया, जिसमें अभी हम आगे चर्चा करेंगे। छुआछूत को कोविड महामारी की वजह से बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ गया है। नेक्स्ट हमने लिखा है, किसी भी राष्ट्र का आर्थिक विकास वहाँ मौजूद गरीबी, आगे हमने लिखा है, किसी भी राष्ट्र का आर्थिक विकास वहाँ मौजूद गरीबी का समाधान नहीं कर सकता है। ऐसा, ये जो लाइन है ये क्वेश्चन से ली गई है, जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। मतलब एक ऐसे आता कि किसी भी राष्ट्र का आर्थिक विकास तब तक संभव नहीं है जब तक वहाँ की गरीबी को खत्म न किया जाए, ऐसा कुछ था। और उसको देख लेने के बाद इस बात की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि भारत का विकास आज दुनिया में सबसे तेजी से हो रहा है, और इस तेजी से होते विकास के कारण कोयला संकट गहरा गया। कोयला संकट गहराने की वजह से आज क्या है, एक ऊर्जा मंत्रालय बनाने की नौबत आ गई, नया ऊर्जा मंत्रालय बनाने की नौबत आ गई। लेकिन इसके बावजूद दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीबों की संख्या भारत में ही है। गरीबी दूर करने के लिए सार्वजनिक स्रोतों से सार्वजनिक बुनियादी सेवाओं की आवश्यकता है। तो जहाँ भी बुनियादी सेवाओं और सार्वजनिक टर्म मिले वहाँ पर अंडरलाइन जरूर करना है, की आवश्यकता है। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि इसका वित्त पोषण बजट के माध्यम से ही हो। गरीबी निवारण कार्यक्रमों में रोजगार, उत्पादक संपत्ति अर्जन करने, कौशल विकास करने, गरीबों की आय बढ़ाने, तो रोजगार और उत्पादकों संपत्ति का अर्जन करने योग्य हों। कौशल विकास के लिए प्रधानमंत्री कौशल योजना चल ही रही है, जो अभी रिसेंट में स्टार्ट हुई। गरीबों की आय बढ़ाने इत्यादि पर केंद्रित होना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल, ये तीन ऐसे शब्द हैं जिनको आपको जहाँ भी मिले उनको अंडरलाइन करना ही करना है आंसर में। शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास के माध्यम से मानव बुनियादी ढांचे का निर्माण करना नीति निर्माताओं की प्राथमिकता होनी चाहिए। भारतीय संदर्भ में बुनियादी ढांचे और क्षमता निर्माण में दीर्घकालिक निवेश गरीबी उन्मूलन की प्रक्रिया में सबसे अहम साबित हो सकता है। तो ये 2016 में आया हुआ एक GS1 में आया हुआ क्वेश्चन था जिसका हमने आंसर लिखा। आई होप आपको ये आंसर पसंद आया होगा और ये वीडियो भी आपको पसंद आए। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि इसमें एक्स्ट्रा हम क्या ऐड कर सकते हैं। और आप लोग इसके नोट्स जरूर बनाइएगा ताकि आपके पास एक मॉडल आंसर रहे, ताकि जब भी आप कभी भी मेंस के आंसर राइटिंग करने जाएं तो आपको अलग से इसमें कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत ना हो। बस आप इसको एक बार पढ़ो, इसमें कुछ ऐड करना हो तो उसमें ऐड कर लो, थोड़ा सा नोट बना के, और बस सिंपल सा उसको लिख के आइए। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। 2018 GS पेपर 1 में आया एक क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा निर्धनता उन्मूलन के विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के बावजूद निर्धनता अभी भी विद्यमान है, कारण प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट कीजिए।
ये क्वेश्चन जो हम पहले क्वेश्चन कर चुके हैं निर्धनता या गरीबी से लेके रिगार्डिंग, जो 2016 में आया था, अभी 2018 में ये कुछ वैसा ही है। गरीबी उन्मूलन की विभिन्न कार्यों के बारे में हम इसके बारे में जानेंगे कि गवर्नमेंट निर्धनता को दूर करने के लिए कौन कौन से योजनाएं कार्यक्रम चला रही है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो फिर से हम जब भी इसमें मैंने फिर से क्या किया है कि सुरेश तेंदुलकर समिति के अनुसार सबसे पहले ने बताया कि समिति 2009 में गठित हुई थी। निर्धनता को कैसे समाप्त की? निर्धनता वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन निर्वाह हेतु आवश्यक बुनियादी मानवीय जरूरतों की पूर्ति करने में अक्षम रहता है, वह न्यूनतम संसाधनों को भी नहीं जुटा पाता या उनसे वंचित रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? निर्धनता में रखते हैं। या गरीबी की परिभाषा ये है, किसके अनुसार? तेंदुलकर समिति के अनुसार। आगे हमने लिखा है कि भारत में गरीबी स्वतंत्रता के समय से ही विद्यमान है। सरकार के औद्योगिक क्षेत्र में विकास, हरित क्रांति जैसे कार्यक्रम, जैसे क्या है, रसोई गैस वितरण कार्यक्रम किए गए और कई सारे कार्यक्रमों के माध्यम से निर्धनता को खत्म करने का प्रयास किया गया, जो निम्नलिखित है। अब हम क्या लिखेंगे कि विभिन्न कार्यक्रम, निर्धनता उन्मूलन के विभिन्न कार्यक्रम। तो कौन कौन से कार्यक्रम है अभी हम उनको लिखते हैं। पहला है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, जो 2003 में आया था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, या जिसको मनरेगा के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मरु विकास कार्यक्रम, ओसी को आगे बढ़ा के किया गया सूखा राहत क्षेत्र कार्यक्रम। नेक्स्ट है अंत्योदय अन्न योजना, ग्रामीण आवास योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, मध्याह्न भोजन योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आदि। इतनी सारी स्कीम है और इतने सारे कार्यक्रम हैं जो निर्धनता उन्मूलन के लिए सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। लेकिन कोविड-19 महामारी के बाद गरीबी अपने चरम पर है, जिसमें गरीब अब घोर गरीब हो गया है और निम्न मध्यम वर्ग परिवार जो है अब गरीबों की श्रेणी में पहुंच गया है। उपर्युक्त कार्यक्रमों के बावजूद, मतलब जो स्कीम और कार्यक्रम चल रहे हैं के बावजूद भी निर्धनता खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, जिसके कई कारण हैं। उसमें कई कारण में से हम लिखते हैं। औपनिवेशिक काल में मिले गरीबी की वास्तविक प्रगति को समझने में कमी हुई, कमजोर और कठोर सामाजिक संरचना इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। समिति या सीमित संसाधन होने, अपने पास सीमित संसाधन लेकिन जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। अनुत्पादक शिक्षा प्रणाली है, हमारे यहाँ जो शिक्षा प्रणाली है उसका कोई मतलब अनुत्पादक है। शिक्षा और रोजगार के अवसरों में कमी है। शिक्षा सिर्फ उन्हीं के पास जिनके पास पैसा है फिलहाल, क्योंकि जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पर शिक्षा का कहना चाहिए कि अनुपात जो है बहुत कम है, या शिक्षा की गुणवत्ता बहुत न्यून है। कृषि का विकास ना हो पाना, कमजोर संस्थान, भ्रष्टाचार और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। राजनीतिक इच्छा शक्ति से रिगार्डिंग एक क्वेश्चन ने आगे आया है, वो हम इसको उसी में देखेंगे। उग्रवाद व हिंसा, पलायन, ये कुछ ऐसे कारण हैं जो इतने सारे कार्यक्रम होने के बावजूद भी निर्धनता को बनाए रखने के लिए या उनकी वजह है। वर्तमान समय में स्थिति बहुत ही गंभीर बनी हुई है। आने वाले समय में निर्धनता से निजात पाने हेतु उपर्युक्त कार्यक्रमों को अधिक समावेशी
और रोजगार सृजनात्मक बनाने की आवश्यकता है। बुनियादी ढांचे को अधिक मजबूत बनाना होगा। शिक्षा प्रणाली में सुधार कर रोजगारोन्मुख बनाने की आवश्यकता है। जो जितने भी कारण लिखे हैं वही इसके समाधान भी हैं। तो सार्वजनिक निजी भागीदारी या पीपीपी या क्या बोलते हैं, प्राइवेट पब्लिक पार्टिसिपेशन के सहयोग से भी सरकारी कार्यक्रमों को अधिक लाभान्वित तथा अधिक पहुंच तक सुनिश्चित किया जा सकता है, जो निर्धनता को खत्म करने के लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन था 2018 में आया था कि निर्धनता उन्मूलन के विभिन्न कार्यक्रम कौन से हैं और इन कारणों के बावजूद निर्धनता अभी भी विद्यमान है। तो हमने इसमें कई सारी कार्यक्रम और मिशन देखे, स्कीम्स देखी। उसके बाद हमने कारण क्या क्या है वो डिस्कस किए। ठीक है, आई होप आपको ये आंसर पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि इसमें और क्या ऐड किया जा सकता है। 2020 में जीएस पेपर 1 में एक क्वेश्चन आया था, कोविड-19 महामारी ने भारत वर्ग असमानताओं एवं गरीबी को गति दे दी है। टिप्पणी कीजिए। वर्ग असमानता मतलब इसमें कई सारी असमानताएं देखेंगे महामारी के चलते। तो उसको हम एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहले है कोविड-19 महामारी ने सभी को प्रभावित किया। ये तो जो प्रभावित हुए सबको पता है किस तरह से प्रभावित किया, चाहे वह उनकी सामाजिक या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। हालांकि इसने कई असमानताओं को भी बढ़ा दिया। महामारी आर्थिक रूप से अधिक कमजोर लोगों पर विशेष रूप से प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है या डाल चुकी है, जिसमें युवा, कामगार और महिलाएं भी शामिल हैं। एक संबंधित चिंता यह है कि महामारी के समय जिन स्कूलों में मध्याह्न भोजन बंद कर दिया गया और जिसमें छात्रों के पोषण के प्रमुख स्रोत से वंचित कर दिया गया, कोविड महामारी ने कई वर्ग असमानताओं एवं गरीबी को गति दे दी है। महामारी के चलते कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसमें चाहे वो अमीर हो गरीब हो सब इससे प्रभावित हुए, बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए। मैं तो कहता हूँ भारतीय अर्थव्यवस्था माइनस में चली गई और जीडीपी जो है सब माइनस में चला गया। और कोविड महामारी की वजह से कई सारी असमानताओं का सामना गरीबों को करना पड़ा। तो सबसे पहला है कि गरीबी का बढ़ना या घोर गरीबी उत्पन्न होना। तो गरीब महामारी ने जो तेंदुलकर समिति है उसमें बताया गया है कि गरीब को परिभाषित कैसे किया गया कि बुनियादी आवश्यकताओं से वंचितता या उसकी कमी क्या करती है, गरीबी को बढ़ा देती है। तो महामारी ने कई गरीबों को घोर गरीबी की ओर धकेल दिया। क्यों? क्योंकि उनके पास बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं को जो उन्हें चाहिए, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, खाना, रहना पीना, वो उनसे वंचित हो गए। रोजगार तथा कई निम्न एवं मध्यम वर्ग परिवारों को अब गरीबी की सीमा रेखा के अंदर ला दिया है। ये हमने कहाँ से देखा? जनसत्ता ऑनलाइन, जो अभी रिसेंट में एक रिपोर्ट आई है। छुआछूत को बढ़ावा दिया। कोविड-19 की वजह से एक संक्रामक बीमारी है जिसके साथ जीना आप सभी के लिए मजबूरी बन गई है। संक्रमण होने की वजह से कई लोगों में यह संक्रमण ना फैले, इसके लिए एक अवधारणा चलाई गई। कौन सी थी वो? सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से लोगों को एक दूसरे से, मैं तो कहता हूँ ये सोशल डिस्टेंसिंग ना करने की वजह से यहाँ पे लिखा जाना चाहिए कि फिजिकल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से छुआछूत की जो अवधारणा थी वो फिर से उसको हवा मिल गई,
जिससे कई कम शिक्षित लोगों में यह छुआछूत को फिर से एक जन्म दिया, और जो कहीं कहीं पर दिखाई देता था अब वह हर जगह दिखाई देता है। मैंने लिखा है कि सोशल डिस्टेंसिंग को यदि फिजिकल डिस्टेंसिंग का नाम दिया जाता तो शायद इस छुआछूत की जो अवधारणा है वो इतनी चरम पर नहीं पहुंच पाती। अब इसको मुझे कमेंट में करके बताइए, क्या ये फिजिकल डिस्टेंसिंग का नाम देना सही है कि नहीं है। नेक्स्ट है डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड मतलब जो लोग सक्षम हैं या सक्षम परिवार में डिजिटल तकनीक का उपयोग करके वो क्या गेन कर पा रहे हैं, घर बैठे बैठे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के अवसर कैसे कि ऑनलाइन वो डिजिटली जो है ऑनलाइन वो हर चीज़ करने में सक्षम है, जो एक शिक्षा के अवसर मतलब ऑनलाइन बैठ के एजुकेशन ले रहे हैं। स्वास्थ्य ऑनलाइन बैठ के वो बड़े बड़े डॉक्टरों के साथ सीधे संपर्क में बने हुए हैं कि अवसरों को भरपूर लाभ ले रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी आबादी जो इससे वंचित हो गई है, इससे वंचित रह गई है, जिसके बीच उनके बीच क्या हो गया है, डिजिटल डिवाइड देखा जा रहा है। एजुकेशन जो शिक्षा पहले फिजिकल रूप से स्कूल कॉलेज में जाकर ली जाती थी अब वह डिजिटल माध्यम से ली जाने लगी है। लेकिन हुआ ये कि जो दिहाड़ी मजदूर थे उनके पास इतना पैसा नहीं कि वो कोई एक डिजिटल माध्यम खरीद सके या मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप जैसे कुछ चीज़ें संसाधन खरीद सकें ताकि उनके बच्चों को शिक्षा मिलती रहे। लेकिन क्या हुआ कि कोविड-19 की वजह से, महामारी की वजह से बहुत सारे परिवार जो है अपने बहुत सारे परिवारों में रोजगार जो है ख़त्म हो गया या रोजगार छोड़ के आ गए क्योंकि उनकी मजबूरी थी, और इस वजह से उनकी जो बच्चों की शिक्षा थी उसमें एक बहुत बड़ा जनसमूह शिक्षा से वंचित हो गया। आगे लिखा है कि स्वास्थ्य, जैसा कि मैंने बताया कि जो सक्षम परिवार हैं वो सिर्फ हर चीज़ से एक क्लिक दूर होते हैं, जबकि डिजिटल दुनिया में रहने वालों के पास डॉक्टरी सलाह बस एक क्लिक दूर होती। वहीं महामारी के चलते सोशल डिस्टेंसिंग की अवधारणा की वजह से डॉक्टर की फिजिकल प्रेजेंस या उपलब्धता कम ही थी, जिससे डॉक्टरी सलाह ले पाना बहुत कठिन हो गया था। ये मैंने एक मॉडल आंसर लिखा है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। धन्यवाद। 2015 GS2 में एक क्वेश्चन आया था, यह भी निर्धनता या गरीबी से रिलेटेड है। क्वेश्चन है, यद्यपि भारत में निर्धनता के अनेक विभिन्न प्राकलन किए गए तथापि सभी समय गुजरने के साथ निर्धनता स्तरों में कमी आने का संकेत देते हैं। क्या आप सहमत हैं? शहरी और ग्रामीण निर्धनता संकेतकों का उल्लेख के साथ समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। हाल ही में जारी जनसत्ता ऑनलाइन की रिपोर्ट के अनुसार देश में गरीबी का आंकड़ा निरंतर वृद्धि कर रहा है, और जो रिपोर्ट आई है उसमें ये खुलासा हुआ है। साथ ही राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO द्वारा जारी किए गए उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षणों के आधार पर देश में गरीबी के स्तर का अनुमान लगाया गया। भारत में समय समय पर विभिन्न प्रकार के मापदंडों का प्रयोग कर गरीबी रेखा को निर्धारित किया गया, जिसमें कई सारी समितियां गठित की गई और हर समिति की अध्यक्षता में कई सारे गरीबी को कई बार हर अलग अलग तरीकों से परिभाषित किया गया। तो इस आंसर में क्वेश्चन में पूछा गया है कि विभिन्न प्राकलन किए गए। प्राकलन क्या है, मतलब बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए या बहुत सारी समितियां बनाई गई, तो उसके लिए समितियां क्या क्या है उनके बारे में हम आगे देखते हैं। तो पहला है
आरोग्य समिति का गठन योजना आयोग द्वारा वर्ष 1979 में किया गया था। उन्होंने कैलोरी स्तर को आधार मानकर गरीबी रेखा का निर्धारण किया। गरीबों के लिए, खासकर ग्रामीण गरीबी में 2400 कैलोरी, शहरी ग्रामीण के लिए 2100 कैलोरी का निर्धारण किया गया। मतलब जो इससे इतनी ही कैलोरी ले पा रहे हैं वो क्या है, गरीब हैं, या इससे कम है वो गरीब हैं। नेक्स्ट है वर्ष 1993 में गठित लकड़वाला समिति ने उपभोग व्यय के आधार पर, यहाँ पर इसको अंडरलाइन कर दें, उपभोग व्यय, BK आरोग्य समिति, लकड़वाला समिति ने उपभोग व्यय के आधार पर गरीबी का निर्धारण किया। समिति ने गांवों में 205 रुपए तथा शहरों में 281 रुपए प्रति व्यक्ति मासिक व्यय को गरीबी रेखा माना। वर्ष 2012 में गठित रंगराजन समिति ने ग्रामीण और शहरी गरीबी को अलग अलग गणना की। इसमें पोषण संबंधी आवश्यकताओं या आवश्यक गैर खाद्य पदार्थ समूह जैसे शिक्षा, कपड़ा, वाहन, किराए का मकान पर खर्च पर विचार किया। मतलब जो गरीब व्यक्ति हैं अब वो क्या कर रहा है, वो एक्स्ट्रा अन्य चीज़ों में ज़्यादा खर्च कर रहा है, जैसे शिक्षा, कपड़े, वाहन, किराया मकान इत्यादि। क्यों कर रहा है? क्योंकि अच्छी शिक्षा होगी तो हो सकता है गरीबी से मतलब उसके बच्चे अच्छा शिक्षा ले जाएंगे तो हो सकता है वो गरीब से उन्मुक्त हो सके, इसलिए उस पर ज़्यादा खर्च कर रहा है, वाहन पर खर्च कर रहा है ताकि उनको स्कूल जाने में, आवाजाही में, आने जाने में कोई परेशानी ना हो। कपड़ों पर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि जिसने जैसा कपड़ा पहना होता है उसको वैसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है या उसको वैसे ही ट्रीट किया जाता है। अच्छा मकान होगा, पक्का मकान होगा तो वहाँ पर बरसात में कोई समस्या नहीं आएगी, तो शिक्षा लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर खर्च कर रहे हैं। ठीक है, आगे है कि वर्ष 2015 में विश्व बैंक ने भारत में गरीबी के स्तर को केवल 12.4% बताया। आगे हमने लिखा है योजना आयोग के अनुसार भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली आबादी का प्रतिशत 2004-05 में 37% था, जो अब घटकर कितना हो गया है, 22% हो गया है। तेंदुलकर समिति द्वारा सुझाए गए अनुमानों के अनुसार 1993-94 और 2004-05 के बीच प्रतिवर्ष औसतन 0.74% अंकों की दर से गिरावट आई है। मतलब तेंदुलकर समिति ने बताया कि गरीबी में गिरावट आ रही है, लेकिन जो हमने एक अभी रिसेंट में ही रिपोर्ट आई जनसत्ता ऑनलाइन की रिपोर्ट, जिसमें बताया गया है कि गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इसमें तेंदुलकर समिति ने बताया कि गरीबी कम हो रही है। आगे लिखा है कि आंकड़ों के माध्यम से ये हम कह सकते हैं कि भारत में गरीबी कम हुई है। मतलब जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए, कई सारी समितियां आपने देखी, इनके जो आंकड़े प्रस्तुत किए उसमें लग रहा है कि हाँ कि गरीबी कम हुई है। लेकिन जनसत्ता ऑनलाइन की रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो गरीबी की निरपेक्ष संख्या में इजाफा हुआ है या बढ़ोतरी हुई है। आज भी सरकार के कई सारे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के बावजूद, ये कई सारे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम जो है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन में, आज भी कुपोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं प्रमुख चुनौतियां बनी हुई हैं, जिनको कहाँ देखा जा सकता है, जिसमें भारत की स्थिति देखी जा सकती है। जैसे GHI
2021 में 107वां स्थान है, 106वां या 7वां स्थान है, देख लेना है। असर की रिपोर्ट बताती है कि जो असर की रिपोर्ट क्या बताती है कि 8वीं का बच्चा जो है 5वीं की हिंदी नहीं पढ़ पाता है, या 5वीं का स्टूडेंट जो है 3rd क्लास के कैलकुलेशन नहीं कर पाता है। WHO की रिपोर्ट कहती है कि सबसे ज़्यादा एनीमिक जो है भारत में है, और भारत में स्वास्थ्य चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं या निम्न बनी हुई हैं। अतः गरीबी का आकलन केवल उपभोक्ता व्यय के आंकड़ों के आधार पर न करके अब बुनियादी आवश्यक वस्तुओं को भी आधार बनाकर गरीबी की नई परिभाषा गढ़ने की आवश्यकता है। ये हमारा 2015 GS2 का क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आपको ये आंसर पसंद आया होगा। ये इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 में GS पेपर 2 में आया था कि भारत में निर्धनता न्यूनीकरण कार्यक्रम, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तब तक केवल दार्शनिक वस्तु बने रहेंगे जब तक कि उन्हें राजनीतिक इच्छा शक्ति का सहारा नहीं मिलता। भारत में प्रमुख निर्धनता न्यूनीकरण कार्यक्रमों के निष्पादन के संदर्भ में चर्चा कीजिए। ये निर्धनता न्यूनीकरण कार्यक्रम के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आप पुराने वीडियो में जाकर देख सकते हैं, और इसमें भी हम आपको आंकड़ों के माध्यम से बताएंगे। शुरुआत करते हैं आंसर लिखना। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही केंद्र एवं राज्य सरकारों ने निर्धनता उन्मूलन व विकास को बढ़ावा देने के लिए कई सारे कार्यक्रम चलाए, ठीक है, जिनमें से जिनको आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। 1970 के दशक में गरीबी हटाओ अभियान चलाया, जो बहुत कारगर सिद्ध नहीं हुआ। भारत में इतने बड़े गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के बावजूद भारतीयों का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी गरीबी से प्रभावित बना है, ठीक है, बना ही रहा। भारत सरकार नए नए कार्यक्रम शुरू कर रही है, लेकिन भारत सरकार ने पहले कई सारे कार्यक्रम शुरू किए जो क्या हुए, लक्ष्य से भटक गए या सफल नहीं हुए। लाभार्थियों का चयन करते समय राजनीतिक हस्तक्षेप, अपर्याप्त धनराशि, जवाबदेही मुक्त नौकरशाही व्यवस्था तथा व्याप्त भ्रष्टाचार कार्यक्रमों को लक्ष्य से भटकाने के लिए व्यापक पैमाने पर कार्यरत थे। नीति आयोग गरीबी मुक्त भारत की दिशा में प्रगति। नीति आयोग गरीब मुक्त भारत की दिशा में प्रगति की निगरानी करने के लिए केंद्रीय संस्था है। मनरेगा कार्यक्रम के तहत एक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों का रोजगार की गारंटी देता है, लेकिन मनरेगा की रूपरेखा इस प्रकार से तैयार नहीं है कि वह एक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में पर्याप्त आय दे सके। जिससे वह गरीबी रेखा से ऊपर निकल सके। जिन गरीब लोगों की उम्र 60 से 79 वर्ष है, उन्हें सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू की, जिसके तहत 200 या हो सकता है इससे बढ़ गया हो प्रति माह दिया जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यक्रम में बहुत से वादे किए गए, लेकिन उसकी पहुंच भौगोलिक रूप से बहुत सीमित है। इसमें परिवारों की जानकारी स्वयं सहायता समूह द्वारा दिया गया। बहुपक्षीय संस्था व सरकार गरीबी व भूख से संबंधित समस्याओं का समाधान ढूंढने का लगातार प्रयास कर रही है और सफल भी हो रही है। भारतवर्ष 2030 तक वैश्विक सतत विकास लक्ष्य 1, जो क्या है, गरीबी को पूर्णतः समाप्त करना, के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। गरीबी की चुनौतियां
गरीब की चुनौतियां को कोविड-19 महामारी ने बहुत अधिक बढ़ा दिया है। ये इसको हम पहले देख चुके हैं, पहले लिख चुके हैं। आप प्रीवियस वीडियो में जाके इसको आप और अच्छे से देख सकते हैं। जनसत्ता ऑनलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार के द्वारा उठाए गए कड़े फैसले से भी गरीबी में एक बहुत बड़ा जनसमुदाय शामिल हो गया है। कड़े फैसले के बारे में हम बताएं क्या है। इस चुनौती से निपटने के लिए प्रभावित आंकड़ों की जरूरत है। लक्षित कार्यक्रमों को नियोजित ढंग से क्रियान्वित करने की आवश्यकता है, जिसमें राजनीतिक प्रतिनिधियों की इच्छा शक्ति का होना एक पहली शर्त है। कहीं ऐसा ना हो कि खाद्य सुरक्षा योजना से गरीबों का सिर्फ पेट भरा रहे, जिससे वह जीवित रहें और चुनाव में सिर्फ एक वोट बढ़ाने के लिए एक साधन की तरह उपयोग में उन्हें ना लिया जाए। हाल ही में राहुल गांधी ने जब ये जनसत्ता ऑनलाइन की रिपोर्ट आई थी, इस पे राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था कि जो पहले मध्यम वर्ग में थे अब गरीब हैं। ये कब है? ये कोविड-19 महामारी के बाद की सिचुएशन है जो उन्होंने बताई है कि जो पहले मध्यम वर्ग में थे अब गरीब हैं। जो पहले गरीब थे वो कुचले जा रहे हैं। कहाँ गए जो कहते थे कि अच्छे दिन आ रहे हैं? तो इसको अपन डिस्क्राइब करते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले हमने क्या लिखा है कि स्टार्टिंग से बताया कि कहाँ से निर्धनता उन्मूलन के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारें किस तरह से बाध्य हुई, किस तरह से साथ में उन्होंने काम किए। कई सारे कार्यक्रम चलाए जिनको आप पुराने वीडियो में देख सकते हैं। जैसे गरीब हटाओ अभियान चलाया जो बहुत कारगर नहीं हुआ। ये कई सारे कार्यक्रम चलाए गए, कई सारे योजनाएं चलाई गई, लेकिन ये क्यों नहीं हो पाती हैं? क्योंकि उनमें राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत होता है। उनमें धनराशि का अपर्याप्त होना भी एक बहुत बड़ी कारण है। जो नौकरशाही है, आज की बात नहीं कर रहे हैं, नौकरशाही मतलब पुरानी नौकरशाही, वो क्या होती थी? वो जवाबदेही नहीं होती थी, इसलिए उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता था, उन्हें कोई जवाबदेही नहीं सुनिश्चित नहीं थी। तो क्या होता था कि जो भी कार्यक्रम है, जो भी उनको अचीव करना है इन कार्यक्रमों के थ्रू, गरीबी हटाना है, उनके लिए सिर्फ एक क्या था, एक कागजी कार्रवाई करने के लिए लगता है वो नौकरशाही बैठे रहते थे। नीति आयोग ने एक विजन तय किया कि गरीबी मुक्त भारत किस तरह से हो। तो जो मनरेगा कार्यक्रम है, ये एक ऐसा कार्यक्रम जिसने कोविड-19 महामारी के बाद से बहुत से गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराया। और अभी रिसेंट में मनरेगा कार्यक्रम के तहत कई सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर मनरेगा के भुगतान के लिए पैसा ही खत्म हो गया पूरा। और कहीं कहीं तो ऐसा भी हुआ है कि जो संचित निधि थी राज्य सरकार के पास, उसमें से पैसा निकाल के मनरेगा में जो रोजगार पाने वाले श्रमिक थे उनको भुगतान किया गया। तो मनरेगा कार्यक्रम के तहत एक ग्रामीण परिवार क्या होता है, 100 दिन का रोजगार मिलता है, रोजगार नहीं मिलता तो दैनिक भत्ता दिया जाता है। और ये मनरेगा में इतनी पर्याप्त आय नहीं होती है कि वो एक पूरे परिवार का गुजर बसर आराम से हो सके। और वृद्धावस्था पेंशन शुरू की गई, जो एक बहुत प्रति माह कुछ 100 रुपये दिए जाते हैं। ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत हुई, जिसमें भौगोलिक रूप से बहुत सीमित थी। मतलब भौगोलिक रूप से जैसे गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले अलग अलग भौगोलिक स्थिति में ये कार्यक्रम अलग अलग तरह से चलाए जाने थे, जो कि नहीं चलाए गए। और परिवारों की जानकारी जो है स्वयं सहायता समूह द्वारा प्रोवाइड की गई। इससे हुआ ये कि स्वयं सहायता समूह जो है वो
इनकी पहुंच एक सीमित हो गई थी कि कहीं पहुंच पा रहे हैं, कहीं नहीं पहुंच पा रहे हैं। आगे हमने क्या लिखा था कि बहुपक्षीय संस्था व सरकार गरीबी व भूख से संबंधित समस्याओं का समाधान ढूंढने में लगातार प्रयास कर रही है। और हमारा जो सतत विकास लक्ष्य है, वैश्विक सतत विकास लक्ष्य, जो भारत ने 2030 तक का, उसको भारत को गरीब से पूर्णतः मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसके लिए वह कई सारे कार्यक्रम चलाता है, कई सारी स्कीम चला रहा है। और गरीबी एक चुनौती बनी हुई है और कोविड के बाद से यह बहुत ज़्यादा विकराल रूप ले लिया है, जिसको एक रिपोर्ट में उजागर किया, वो है जनसत्ता ऑनलाइन की रिपोर्ट। इसके अनुसार गरीबी कम हुई है, मतलब किस तरह से कम हुई है कि वो अनुपातिक गरीबी कम हुई है। यह कहना चाहिए कि पेपर में गरीबी कम हो गई, लेकिन अगर इंडिविजुअली काउंट किया जाए, मतलब गरीबों को एक करके गिना जाए, तो वह एक बहुत बड़ा जनसमूह आपके सामने जो आंकड़ा आएगा, उसका एक बहुत बड़ा गरीबी का समूह होगा वो। ठीक है, तो लक्षित कार्यों को नियोजित ढंग से क्रियान्वयन, और इन सब को निपटने के लिए क्या करना चाहिए कि जो भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं उनको नियोजित ढंग से क्रियान्वित करना चाहिए, और अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग और उनकी भौगोलिक स्थिति के अकॉर्डिंग उनमें मॉडिफिकेशन किए जा सकें, ऐसा उनको फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए। उनकी जो नीतियाँ होती हैं वो फ्लेक्सिबल हों। साथ ही राजनीतिक प्रतिनिधि की इच्छा शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही चुनाव का टाइम आता है, आपने देखा होगा जो गरीब हैं उनको, जो हमारे यहाँ खाद्य सुरक्षा है कि 2 किलो रुपए में अनाज मिलता है, 3 रुपए किलो या 5 रुपए किलो में चावल मिलता है, बस उनका इतना ही सीमित न रहे। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गरीबों को सिर्फ एक वोट बैंक की तरह ही यूज ना किया जाए, मतलब कहना चाहिए सिर्फ उनको खाने तक ही सीमित न रखा जाए, उन्हें और सक्षम बनाया। उन्हें खाने के साथ साथ उनकी आय को भी बढ़ाने के बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, या राजनीतिक प्रतिनिधि जो चुन के आते हैं उनको इस बारे में विशेष ध्यान देना चाहिए। और इनकी इच्छा शक्ति पर ही डिपेंड करता है ये सब, क्योंकि इनकी अगर इच्छा शक्ति ऐसी है कि हमें हर बार राजनीति में आना है, जीत के आना है, तो इनको चुनाव के लिए एक वोट बैंक की तरह उपयोग किया जा सकता है, और कर रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि कर रहे हैं। और राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है जिसको आप पढ़िए। आई होप आपको ये आंसर पसंद आया होगा, और इसको आप लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, ये बुक्स की कुछ डिटेल हैं जो यूपीएससी एस्पिरेंट के पास होनी ही चाहिए, और साथ में आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए इसमें डायरेक्ट लिंक्स दी गई हुई हैं, जिससे आप इनको कॉपी करके डायरेक्ट आप पेस्ट करेंगे अपने वेब ब्राउज़र पे, तो आपको इन बुक्स का डायरेक्ट वेब पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आप इनको सिर्फ सिंपली बाय करके ये अपने पास मंगवा सकते हैं। और ये बुक्स सिर्फ यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए ही नहीं है, ये स्टेट सिविल सर्विस की भी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ही बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपसे आशा करता हूँ कि आप इन सभी को अपने पास रखें और इनको पढ़ें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।